12 मार्च 1993 दोपहर का 1:30 मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी अपनी रोज की धड़कन के साथ जी रही थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर गाड़ियों का शोर था, फेरी वालों की आवाजें थीं और लाखों लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कुछ ही पलों में यह शहर हमेशा के लिए बदल जाएगा। फिर वह पल आया, एक धमाका, इतना भयानक, इतना विनाशकारी कि उसकी आवाज मुंबई की हर गली में गूंज उठी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत कांप उठी, धुएं का एक काला बादल आसमान की तरफ उठा और जब वह धुआं थोड़ा छांटा तो नीचे बिखरा था खून मलबा और निर्दोष लोगों की लाशें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद अगले 1.5 घंटे में मुंबई के अलग अलग हिस्सों में एक के बाद एक 13 धमाके हुए। सेंचुरी बाजार, माहिम, वर्ली, शिवाजी पार्क, प्लाजा सिनेमा, एयर इंडिया का दफ्तर, हर जगह तबाही, हर जगह चीखें, हर जगह मौत। जब शाम हुई तो गिनती हुई 257 निर्दोष जाने, 700 से अधिक घायल और एक पूरा शहर जो अपने जख्मों को देखकर सुन्न हो गया था। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसकी जड़ें हफ्तों पहले से हजारों किलोमीटर दूर एक अंधेरे कमरे में बोई जा चुकी थी। दाऊद इब्राहिम, यह नाम मुंबई के अपराध जगत में किसी तूफान से कम नहीं था। माटुंगा की तंग गलियों में जन्मा यह शख्स जो एक साधारण पुलिसकर्मी का बेटा था, धीरे धीरे भारत के सबसे खतरनाक अपराध साम्राज्य का सरगना बन गया था। उसकी डी कंपनी का जाल मुंबई से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर कराची तक फैला हुआ था। सोना तस्करी, हथियारों का व्यापार, जमीन पर कब्जा, दाऊद का हर काम इतनी सफाई से होता था कि भारतीय खुफिया एजेंसियां भी उसे पकड़ने में बार बार नाकाम होती रहती थीं। लेकिन दिसंबर 1992 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दाऊद के भीतर एक अलग ही आग जला दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। उसके बाद मुंबई में भड़के दंगों में सैकड़ों लोग मारे गए। दाऊद जो उस वक्त दुबई में बैठा था, खबरों को देख रहा था और उसके मन में एक योजना आकार लेने लगी, एक ऐसा बदला जो पूरे हिंदुस्तान को हिला दे। उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संपर्क साधा और वहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसकी कीमत चुकाई 257 बेगुनाह लोगों ने। मुंबई में षड्यंत्र को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी थी इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन की, जिसे दुनिया टाइगर मेमन के नाम से जानती थी। टाइगर मुंबई के माहिम इलाके का एक खूंखार तस्कर था। दाऊद से उसके पुराने और गहरे संबंध थे। जब दाऊद ने उसे इस योजना में शामिल किया तो टाइगर ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। टाइगर की जिम्मेदारी थी विस्फोटकों की व्यवस्था करना, बम बनाने वालों को प्रशिक्षण दिलाना और मुंबई के नक्शे पर सही सही निशाने तय करना। उसने अपने भाई याकूब मेमन को भी इस योजना में खींच लिया। याकूब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, शांत हिसाबी और बेहद चालाक। उसका काम था इस पूरे षड्यंत्र की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करना, धन का प्रबंध, हवाले का नेटवर्क और पाकिस्तान से आने वाले RDX की खेप का हिसाब। जनवरी 1993 में पाकिस्तान के रास्ते समुद्री मार्ग से RDX की पहली खेप मुंबई के तट पर पहुंची। यह इतनी सावधानी से लाई गई थी कि सीमा शुल्क विभाग को भनक तक नहीं लगी। इसके बाद फरवरी में एक और खेप आई। इस RDX को मुंबई के अलग अलग ठिकानों पर छुपाया गया, कभी अनाज की बोरियों के नीचे, कभी मछली की टोकरियों में, कभी पुरानी इमारतों की दीवारों के पीछे। टाइगर मेमन ने अपने साथियों को छोटे छोटे समूहों में बांटा। हर समूह को एक अलग निशाना दिया गया। बम कारों में, स्कूटरों में और थैलों में छुपाए गए। प्रत्येक व्यक्ति को यह बताया गया कि उसे कब, कहां और कैसे पहुंचना है। यह एक घड़ी की तरह काम करने वाला तंत्र था और इसे किसी ठंडे दिमाग वाले इंजीनियर की तरह डिजाइन किया गया था। 12 मार्च की सुबह मुंबई में धूप खिली हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे थे, बच्चे विद्यालय से लौट रहे थे और उस भीड़ के बीच एक कार चुपचाप पार की गई जिसके भीतर RDX भरा था। दोपहर 1:30 पर उस कार में धमाका हुआ और मुंबई की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। अगले 1.5 घंटे में जो हुआ वह किसी दुहद स्वप्न से कम नहीं था। एक के बाद एक धमाके होते रहे। हर धमाके के साथ एक नई जगह तबाह हुई। एयर इंडिया की इमारत जिसे नरीमन पॉइंट का गहना कहा जाता था, उसकी दीवारें दरक गई। माहिम में एक बस अड्डे के पास हुए धमाके में दर्जनों लोग मारे गए। सेंचुरी बाजार, जहां उस दिन सैकड़ों परिवार खरीदारी कर रहे थे, वहां मची भगदड़ में लोग एक दूसरे को रौंदते हुए भागे। हर तरफ धुआं था, हर तरफ आग थी और हर तरफ वह चीख थी जो इंसान तब करता है जब उसे पता चलता है कि दुनिया अचानक बहुत क्रूर हो गई है। मुंबई पुलिस और सुरक्षा बल जब तक स्थिति संभाल पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतारें थीं, सड़कों पर खून के धब्बे थे और पूरा देश दूरदर्शन के सामने बैठकर सुन्न हो गया था। धमाकों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जांच शुरू की। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। टाइगर मेमन और उसका पूरा परिवार भारत छोड़कर भाग गया था। दाऊद इब्राहिम पहले से ही दुबई में था और इस पूरे प्लान में पाकिस्तान की ISI का हाथ भी साफ दिखने लगा। लेकिन लोगों को न्याय चाहिए था और इसकी शुरुआत सबसे पहले याकूब मेमन के मामले से हुई। याकूब मेमन जो इस पूरे प्लान के लिए पैसे का इंतजाम करता था, उसे 1994 में नेपाल की राजधानी काठमांडू से गिरफ्तार किया गया। उस पर कई साल तक केस चला। खास अदालत ने उसे दोषी माना और 30 जुलाई 2015 को नागपुर की केंद्रीय जेल में सुबह होने से पहले उसे फांसी दे दी गई। वह फांसी इस मामले के एक हिस्से का अंत थी, लेकिन पूरी कहानी का नहीं। दाऊद इब्राहिम आज भी फरार है। भारत सरकार, इंटरपोल और दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां उसकी तलाश में है। पाकिस्तान उसकी अपनी धरती
धरती पर होने से इनकार करता है, लेकिन ये जगजाहिर है कि वह कराची की किसी सुरक्षित बस्ती में किसी अदृश्य किले में बैठा है जहां भारत का कानून नहीं पहुंच सकता। टाइगर मेमन आज भी न्याय की पहुंच से दूर है। 12 मार्च 1993 का वह दिन भारत के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह दर्ज है। 257 परिवारों ने उस दिन किसी अपने को खोया। सैकड़ों लोग आज भी उस दिन के जख्मों को अपने शरीर और अपनी आत्मा पर लिए जी रहे हैं। मुंबई जो शहर हर बार उठ खड़ा होता है, वह उस दिन भी उठा, लेकिन उसके भीतर का वह दर्द, वह खालीपन, वह सवाल आज भी जिंदा है। और दाऊद इब्राहिम, वह आज भी एक परछाई की तरह दिखता नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। वह भागता रहा, छुपता रहा, लेकिन इतिहास की अदालत में कोई फरार नहीं होता, क्योंकि इतिहास उन 257 आवाजों को नहीं भूलता जो उस दिन, उस 1-1.5 घंटे में हमेशा के लिए खामोश हो गई थी।